गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, ठीक है, तो आप परसेंटेज में हमेशा कितने मानते हो कुल मतदाता? 100 में से 10% ने नहीं दिया तो कितनों ने दिया? 90 ने। अब इसमें एक बात और लिखी हुई है कि जो 60 मतदाता है ना, 60 मतदाताओं ने मतपत्र को क्या कर दिया? खाली छोड़ दिया। इस लाइन को छोड़ दो, एक बार मत पढ़ो इसको। आगे देखो, उम्मीदवार को मतदाता सूची का जो विजेता है उसको कितना मिला बताओ? 47%, ठीक है क्या? तो और 308 मतों से वो जीत गया, तो हमें निकालना है कुल मतदाताओं की संख्या। क्लियर है? यही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो किसी का आंसर आया क्या भाई? किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया क्या? देखो कुल मतदाता हम मान लेते हैं 100। इधर देखो कुल मतदाता कितने हो गए? मतदाता ये हो गए 100। आप ये कोशिश करना कि क्या नहीं आ रहा था आपको। 10 ने मतदान नहीं दिया तो कितनों ने दिया बताओ? 90 ने। अब जो जीतने वाला है विजेता, उसे कितना मिला बताओ? जो विजेता उम्मीदवार है उसको कितना मिला है बताओ? 47% मिला है। 47% किसका मिला है बताओ? मतदाता सूची का। अच्छा, मतदाता सूची में टोटल कितने हैं? इसका मतलब 100 का 47 मिला है ना, यानी इसको कितना आगे? ओके, ये इसको कितने मिले हैं? 47। अगर 90 में से 47 इसे मिले हैं तो इसे कितने मिले बताओ? 43। बताओ क्या दिक्कत है? 60 मतों का क्या करना है? अब देखो, अब बताओ वो 308 मतों से जीत गया तो कुल मतदाताओं की संख्या हमें बतानी है। बताओ यहां पर कितने वोटों से जीता है वो? हाँ, 60 मत खारिज हो रहे हैं ना, तो इसको क्या 60 खारिज? देखो जीतने वाले ने तो अपना काम कर लिया, 308 मत वो तो ले गया, ठीक है क्या? और हारने वाले को क्या मिला बताओ? 60 का परसेंटेज क्या होगा? आपके जो 308 मतों से ये जीता है ना, 308 माइनस 60, ये कितना हो गया? 8। 10 में से 6 गया तो 4, ये आ जाएगा 248। और 4 की वैल्यू 248 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 6 के 24 और 4 दूने 8, ये कितने हो गए? 6200। कुल मतों की संख्या कितनी है? 6200। क्या? क्योंकि खारिज कर दिए गए हैं ना। सुनो, ये 308 मतों से जीत तो गया, ये 308 मतों से जीता है क्या? क्लियर है क्या? तो जिन्होंने अपना मतदान पत्र 60 ने खाली छोड़ा था, वो जीतने वाले के हिस्से में 60% नहीं है भैया, ये 60 मत है। ये जो 60 मत है ना, ये जीतने वाले के हिस्से में से घटेंगे, क्योंकि वो 60 मत है ना वो खाली थे, ठीक है क्या? वो जीत तो गया लेकिन 60 मतपत्र वो क्या थे? खाली थे। तो जो खाली थे तो जीतने वाले की जब वोटिंग हो रही थी, जीतने वाले को जे टोटल का कितना ज़्यादा मिला था बताओ? 308 ज़्यादा मिले थे, लेकिन 60 उसमें से खाली थे। तो जो खाली थे वो तो पड़े ही नहीं वोट, तो वो नहीं पड़े तो हमने घटा दिए, ठीक है क्या? बस, तो हमारा ये 248 कितने की वैल्यू है? एक्चुअल में वो जीता कितने से है? 248 मतों से जीता है, वो 308 मतों से नहीं जीता है, ठीक है क्या? क्योंकि वो 60 थे वो खाली थे, उनमें किसी का भी नहीं था। क्या? ओके, बाकी समझ में आ गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, फिर आ गया। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है मैथ के लिए? अब तो कोई भी लड़का मैथ सीख सकता है। कारण पता है क्या है? कारण ये है कि जैसे आपको मैथ नहीं आती तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जैसे मेरे से पढ़ रहे हो, तो उसी के वीडियोस 2 बार देखो और सवालों को है ना बिल्कुल बच्चे की तरह करना शुरू करो, जैसे उनको देख करके कि इन्होंने क्या किया इसमें, मैं भी यही करता हूँ, मैं भी यही करता हूँ।
अगर आपने वो कर लिए, फिर आप कोई बुक उठाओ, फिर देखना आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। और इम्प्रूवमेंट आपका डायरेक्टली कभी नहीं हो सकता, वो होगा मॉक टेस्ट देने से। कोई कितना ही मैथ पढ़ ले, जब तक मॉक टेस्ट नहीं देगा तब तक उसको मैथ आएगी तो सही, लेकिन पेपर में नहीं कर पाएगा। मॉक टेस्ट देने के लिए आपको टेक्स्ट बुक वगैरह और ये अड्डा का ऐप आता है, उस पर कर लो। कौन सा? हाँ, कौन सा वाला है? 16वां और 17वां, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो, टाइप 6। क्वेश्चन क्या है? 6 लीटर नमक के घोल में, नमक के घोल में 30% नमक है, 30% नमक है। यदि इसमें 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, यदि 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, तो शेष घोल में नमक का परसेंटेज, शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 400 ग्राम नमक वाले घोल में 30% नमक है। कितना नमक और मिलाया जाए? कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए, ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। क्या नहीं? अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखे है ना? ओके ओके ओके, एक और मार्कर ले लेते हैं। भाई आया क्या आंसर एक का भी? ये देखो 6 लीटर नमक में नमक कितना है? 30%। तो 6 का 30% निकाल लो, नमक कितना आ गया बताओ? 6 का 30% कितना होगा? 6 × 18, 1.8 आ गया क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? भाई हमने क्या किया, 6 का 30% निकाल दिया, ठीक। 6 का 30% होता है 1.8। अब एक काम करो, जैसे मान लो आपने देखा होगा चाय बनाते हैं तो चाय बनाते टाइम पानी उड़ता है ना, चीनी थोड़ी उड़ती है। वैसे ही नमक, कभी भी नमक भी ऐसे ही बनता है ना, पानी ही उड़ता है, नमक तो वही रहता है क्या? अब 1 लीटर पानी निकाल दिया तो बताओ नमक तो वही रहना है ना। अब जो घोल बचा है वो कितना है बताओ? 5 लीटर। अब 5 लीटर में से 1.8 कितना परसेंटेज है ये पूछा गया है बस। 5 से काटेंगे 20 बार और 18 दूनी 36, 36% आंसर आ गया। समझ गए? एक एक लाइन समझो। 6 लीटर नमक में 30% नमक है, क्या 30% का मतलब 1.8 आ गया क्या? भाई 6 का 30%, 6 × 30/100 परसेंटेज निकालते हैं, 100 का भाग लगाते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 × 3 करेंगे 18, एक 0 का भाग लगाएंगे तो 1.8 आ गया क्या? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं, उन्होंने क्या किया, 1 लीटर पानी को उड़ा दिया। 1 लीटर पानी, पहले 6 लीटर था, पानी कितना बचा बताओ? कोई कहे कि नमक भी तो था उसमें, नमक कभी उड़ता ही नहीं है, पानी उड़ता है, ठीक है। तो पानी उड़ गया तो यहाँ पर जो घोल है वो कितना बचा? 5 लीटर। 5 लीटर में 1.8 है नमक। अब क्योंकि पहले भी नमक 1.8 था और अभी भी 1.8 ही है, तो 5 में 1.8 है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे 20 बार, 18 दूने 36, 36% हो जाएगा। ठीक है क्या? अब का तरीका लगा मैं, या उसे सरल का चाहिए?
सही है ना? अरे 6 था, एक उड़ा दिया, 5 बचा है। कितने आदमी थे सांबा? 6, एक को गोली मार दी, बचे कितने? 5। अब 5 में से गब्बर का परसेंटेज निकालो, तो 1/5 × 100, 20% गब्बर है। वैसे ये गब्बर था, ये 1.8 था, सब में ये सांबा सांबा बन रहा था। 6 थे खड़े हुए, एक को उड़ा दिया, बचे 5। 5 में से सांबा कितना बचा? पहले सांबा कितना परसेंटेज था? 30। अब एक के उड़ते ही वो हो गया 36। ठीक है क्या? अगला देखो 400। ये क्वेश्चन करके बताए तो जाने, बताओ तो जाने। अरे टेंशन मत लो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने सुना है क्या कोरोना फिर से आने वाला है? हैं? ये रिश्तेदार है क्या किसी का? नहीं, कोई खतरे में नहीं है, वो तो आएगा चला जाएगा, लेकिन रिश्तेदार है क्या किसी का यार? अरे नहीं यार, चीन में कुछ और, एक तो पता नहीं, हमारे यहाँ की मीडिया का ही पता नहीं लगता, सच बताऊं तो। इसीलिए आती है यार, मतलब किसी भी बात को बवाल बना देंगे। देखो राहुल बाबा ने क्या किया, चलते गए और किसान को पकड़ के गोदी में ले लिया। हाँ, अब इससे देश का विकास हो जाएगा? विकास के मुद्दे पे कभी बात ही नहीं होती, वैसे ही पता ही नहीं लगता। और मतलब न्यूज़ खोल दो तो ऐसे डर लगता है कि चारों तरफ प्रकृति में वो आई हुई है तबाही है। कोई बचाता है देश को, कोई हौसला देता है, उनके सुनते ही ऐसे लगता है कि भाई साहब, क्योंकि पहले से लोग डरे हुए हैं, पहले जब लॉकडाउन हुआ था। और एक बार इनकी न्यूज़ खोल लो ना तो ऐसे लगता है कि न्यूज़ खोलते ही उसमें नीचे आएगा, और एक बार आपने देख ली ना तो फिर बार बार रिकमेंडेशन और आती है। हैं, चीन में हो रहा है घोटाला, है आलू खिला खिला करके किया जा रहा है सही है। उन्होंने जन्म आलू नहीं खाए, पता नहीं कहाँ से आलू आ गए उनके बीच में। वो कीड़े मकोड़े खाने वाले आदमी आलू खाएंगे वो, और आलू हम डेली खा रहे हैं, तो हमें तो आना ही नहीं चाहिए, बात ही खत्म। भाई सर्दियों में कुछ बने ना बने, आलू तो बनता ही है बस। तो बस है, इकट्ठे 20-25 किलो का कट्टा ला के रख लेते हैं और उसी में से कट्टा बंदूक चलती रहती हैं। इस सवाल को देखो, 400 ग्राम, इधर देखना भाई, अरे एक बार प्लीज ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। 400 ग्राम नमक वाले घोल में 30% नमक है, बताओ नमक कितना है? नमक कितना है? 400 ग्राम में नमक कितना है दोस्तों? 30% का मतलब हो गया कितना? 4 × 12, 120 ग्राम हो गया क्या? यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या? 120 ग्राम हो गया, ठीक है। अब आगे बोला कितना नमक और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 44% हो जाए। एक बात याद रखना, जो कैलकुलेशन है, मैंने आपको इस टाइप का सवाल पहले भी कराया हुआ, शायद मैं हर जगह कराता हूँ। जो भी कैलकुलेशन की जाती है वो हमेशा कांस्टेंट पे की जाती है, जो कांस्टेंट है उस पे, जिसको मिला रहे हैं उसको छोड़ना पड़ता है। कैलकुलेशन हमेशा कांस्टेंट पे होती है, ये बात ध्यान रखना। कैलकुलेशन कांस्टेंट पे रहती है। इसका मतलब क्या है? जिसको मिला रहे हैं उसको तो छोड़ दो। किसको मिला रहे हैं बताओ? नमक को मिला रहे हैं, नमक को तो छोड़ दो। कितना नमक बचा? कौन? पानी में बचा क्या? यानी अंतिम जो विलयन है उसमें 56% पानी होना चाहिए क्या? जो अंतिम विलयन है उसमें 56% पानी होना चाहिए। और पानी की मात्रा इसमें कितनी है बताओ? नमक अगर 120 ग्राम है तो पानी कितना है बताओ इसमें? भाई पानी क्यों कितना है? 400 ग्राम विलयन में अगर 120 ग्राम नमक है तो पानी कितना बचा? 280 ग्राम। 280 ग्राम बचा ना। अरे 400 का 70% निकाल लो, ज्यादा दिक्कत है तो। 4 × 7 = 28, 280 ग्राम हो गया क्या अंतिम विलयन में? अच्छा एक बात बताओ, अंतिम विलयन में नमक कितना होना चाहिए? 44%। तो पानी कितना होगा बताओ? 56%। तो कैलकुलेशन पानी पे होगी, यानी 56% जो है वो कितना है? 280। तो 1% कितना हो जाएगा बताओ? 280 बटा में 56। और 100% कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर दो। 28 का डबल होता है 56, 2 से काटेंगे 50। ये कितना हो गया बताओ? 500।
500 ग्राम हो गया क्या? हमारे पास ऑलरेडी कितना विलयन था बताओ, घोल था 400 ग्राम था क्या, और हमें बढ़ा करके कितना है, तो इसका मतलब ये 400 ग्राम में कितना पानी मिलाना, नमक मिलाना पड़ेगा। ये नमक है वो कितना, 100 ग्राम नमक मिलाया है, इसीलिए ये बढ़ करके 500 ग्राम हो गया अपना विलयन। क्लियर है? हाँ 66, ओके ओके। अब समझ गए क्या? ऐसा सवाल आएगा तो आप कर लोगे। कैलकुलेशन हमेशा कांस्टेंट पर होती है। हैं? हाँ नहीं, मेरा जो था वो ये था कि कभी भी ना आप कोई भी एग्जाम देना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ना किसी स्टूडेंट को भले ही है ना उसको थ्योरेटिकली पार्ट पूरा पढ़ा दो, ताकि क्योंकि वो कहीं से प्रैक्टिस कर लेगा। हर टाइप का एक एक सवाल उसे मिलना चाहिए, ये मेरा पूरा वो रहता है। चाहे मैं कितने भी छोटी क्लास लूँ, हर वैरायटी का सवाल उसमें होना चाहिए। कारण ये है कि उसका टाइम खराब हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, और वो आपसे पढ़ रहा है ना, तो टाइम खराब हो रहा है, तो कम से कम कम टाइम में अच्छी से अच्छी चीज़ें देख पाए। और दूसरी बात यह कि उसने क्वेश्चन उठाना शुरू किया और उसने उस टाइप का सवाल पढ़ा ही नहीं है, आपने एक ही तरीके के सवाल करा दिए 100 या 2 तरीके करा लिए। ऐसे बढ़िया है कि 10 तरीके के 10 सवाल करा दो फ्री, अब वो प्रैक्टिस करेगा तो कम से कम मिलेंगे तो सही कि यार इस तरीके के सवाल ऐसे होते हैं। अच्छा भाई ये हो गया क्या क्वेश्चन? अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखो जो भी है। भाई ये समझ लो हर टाइप के 2-2 3-3 सवाल कर रहे हैं, मतलब हर टाइप का एक एक सवाल आपको मिल रहा है। इस टॉपिक में जितने भी बन सकते हैं वो बता रहे हैं, 7-8-10 तरीके के बनते हैं। 7th लिखो, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंक से असफल हो जाता है। 40 अंक से नहीं, ऐसे कैसे असफल हो जाता है? आपका हुआ है? आप में से किसी का हुआ है क्या? यदि आपका हो गया देख लो। पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हैं, तब पूर्णांक ज्ञात करो। देखो कोई भी पास हो जाए कोई भी फेल हो जाए, मजा तो तभी आता है जब खुद का सिलेक्शन होता है। दो औरों से जलो मत, सीखो, अप्रिशिएट करो, बट एक आग होनी चाहिए कि यार है ये पास हो गया, मैं भी पास हूं। नहीं, सीखो सब कुछ, लेकिन ये नहीं क्योंकि आप उसका कुछ कर नहीं सकते ना जल के। आप ये सोचो कि खींच के उसे ले आऊं सरकारी से प्राइवेट बना दूं, तो ऐसा हुआ नहीं है। हाँ खुशी नहीं मिलती 10-15 दिन तक। अरे तुम ये कह रहे हो 10-15 दिन तक तो ये यकीन नहीं होता कि मैं ही हूं कि कोई और हूं। हवा टोटल 700, ठीक है। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो, आराम से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। वो कब पास हो जाता है ये देख लो आप। तो 240 लाया और 40 अंक से फेल हो गया, यानी उसके कितने अंक होते के पास हो जाता बताओ? और परसेंटेज कितना है? 40, यानी 40% कितने के बराबर है? 280। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? गोविंदगिरी समझ में आया? करो।
हाँ क्या गांव जाके EWS के चक्कर में तो इतना टाइम खराब कराया बेचारा। कौन सा EWS से नहीं था क्या तुम्हारा? अरे तुम्हारा भला हो। अरे यार क्या पागल आदमी हो यार, एक जॉब हाथ से ही निकल दी तुमने यार जबरदस्ती। EWS की 40 गई हैं यार। क्या EWS के लिए ना? अरे तो दौड़ लो, जब 3-6 साल तैयारी करने के पीछे दौड़ सकते हो तो पटवारी और इनके पीछे नहीं दौड़ सकते 6 दिन तक? पकड़ के बैठ जाओ, एक घर पे धरना दो और एक जेब में पैसे भी रखो कि ये देखो। हाँ होने दो, ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है, ये कभी नहीं छुपेगी। कुल मिला के तुम अपना टाइम क्यों खराब करोगे स्टूडेंट? अब इसलिए इसके लिए तो कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए ना। आपने बोल दिया कि इस चीज़ का सर्टिफिकेट यहाँ बनेगा, अगर स्टूडेंट अपने 15 दिन और मानसिक स्थिति खोता है तो इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? वो 15 दिन तक पीछे भागता रहा, उससे बढ़िया ये है कि आपको क्या चाहिए वो बता दो। सरकार ने एक वाजिब प्रोसीजर दिया हुआ है ना, एक प्रोसीजर है, सरकार ने अथोराइज किया हुआ है कि आप ये पर्सन है, ये अथॉरिटी देंगे, इनको अथॉरिटी दे रखी है कि ये साइन कर देंगे तो आपका EWS बन जाएगा। तो वो बच्चा भाग क्यों रहा है फिर उनके पीछे पीछे? कारण क्या है बताओ? ये कड़वी सच्चाई है लेकिन कोई सुनना। हाँ तो ये लेके घूमो ना साथ में, लो पकड़ो जोगे। हाँ हाँ अच्छा, नहीं ये ग्रुप डी का गलत निकलेगा तुमसे। जॉब लग जाती 30 हज़ार रुपये की जॉब थी यार। अरे भाई इधर देखो, अरे दिया इधर देखो, तो थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट करो। बताओ कितने अंक लाया? कितने अंक है ये? 240। ध्यान से समझना, कितने अंक से फेल हो गया, असफल हुआ है? बताओ कितने से असफल हुआ है? 40। इस स्टूडेंट के कितने अंक होने चाहिए थे कि पास हो जाता बताओ? 240 अंक ला करके अगर कोई स्टूडेंट 40 अंक से फेल हो रहा है, तो अगर ये 40 अंक से फेल हो रहा है, अगर इसके 280 अंक होते तो ये क्या हो जाता बताओ? पास हो जाता क्या? ये बात समझ में आई क्या? अगर इसके 280 अंक होते तो ये क्या हो जाता? पास। और यहां पर कितना लिखा हुआ बताओ? 40% पास, यानी 40% का मान कितना है बताओ? 280। तो 1% कितना हो जाएगा बताओ? ये 40 बटे में चला जाएगा, 240 बटे में 0 से 4 7 28। तो हमें कितना चाहिए बताओ? पूर्णांक मतलब 100%। कितना चाहिए? 100। तो 100 से इधर भी गुणा कर दो तो 100%, राइट हैंड साइड में भी कर दो तो 7 × 100 हो जाएगा कितना? 700। अब समझ में आ गया क्या? लिख लो इसको। हाँ अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 22% अंक लाता है तथा 44 अंक से असफल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में 38% अंक लाता है तथा
36 अंक से फेल हो जाता है, 36 अंक तथा 36 अंक उत्तीर्णांक से अधिक हैं, उत्तीर्णांक से अधिक है। यानी उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक है तथा 36 अंक उत्तीर्णांक से अधिक हैं। बताता हूं, पासिंग मार्क्स से उसके जो 36 अंक है वो ज़्यादा है। दोनों ही बताने हैं, फर्स्ट तो पूर्णांक ही बताना है और सेकंड बताना है उत्तीर्णांक। देखो बहुत सीधा सा सवाल है, हाँ निकालो। जो स्टूडेंट समझ क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करो। एक विद्यार्थी 22% अंक लाया, बताओ 22% कम है क्या? अरे बिग सेक्शन 500, इसको रख लो अंदर। एक विद्यार्थी 22% अंक लाया और कितने अंक से असफल हो गया? 44। यानी लैंग्वेज ये कह रही है कि अगर वो 22% लाया लेकिन अंक कितने कम पड़ गए बताओ? कम पड़ गए उसके, हाँ जी 500 आएगा। उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक निकाल दो। और एक स्टूडेंट ऐसा है जो 38% लाया, कितना लाया बताओ? 38%, और उसके जो 36 अंक हैं वो उत्तीर्णांक से अधिक हैं। कितने अंक अधिक हैं? 36। बस ये है कहानी। यानी उत्तीर्णांक जो भी हो उससे 36 नंबर जस्ट ऊपर है उसके, समझ गए? 38 लाने के बाद। बस कुछ नहीं है, निकाल दे, क्या हो गया? इन दोनों का अंतर कितना है बताओ? 8 में से 2 गया तो 6, 16%। और मैथ में अपोजिट हमेशा जुड़ते हैं क्या? एक जैसे तो घटते हैं और अपोजिट जुड़ते हैं। मैथ में क्या, पूरी दुनिया में जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इसका मतलब जुड़ते हैं, ठीक है क्या? और ये देखो 36 और 44, 80, समझ गए? अपोजिट क्या होते हैं? जुड़ते हैं। इसका मतलब समझ गए? गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था ना, यही होता है। कूलाम का नियम भी यही कहता। पूरी फिजिक्स, पूरी मैथ इसी पे बेस्ड है। सेम सेम दिख रहा है घटा दो, और असमान दिख रहा है तो जोड़ दो। अरे भाई देखो 16% का मान कितना है? 16% है 80, तो 1% कितना हो जाएगा? 80/16। और हमें पूर्णांक का मतलब 100% चाहिए क्या? तो 100 से इधर गुणा किया तो 100 से इधर भी कर दो। 16 पंजे 80, ये हो गया 500। क्लियर है क्या? इसका मतलब ये है कि जो पासिंग मार्क है ना 36 अधिक है, और 36 कम का मतलब है जो पासिंग मार्क है उससे 44 नंबर जो कम है पहली स्थिति में। ये पूरी लाइन पासिंग मार्क से आता। अब बताओ अगर हमें उत्तीर्णांक चाहिए तो बताओ, ये तो पूर्णांक है, फर्स्ट का आंसर है पूर्णांक का। उत्तीर्णांक कितना आ जाएगा बताओ? बताओ 500 का 22% निकाल लो और उसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे बताओ? 44। जोड़ने इसलिए पड़ेंगे वो 44 कम थे, तो ये 22% हो जाएगा। 22 पंजे 110 और 144, खाली 44 जोड़ेंगे तो 154। 54 सही है क्या? दोनों आंसर आपके बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो हैं, हाँ
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लिखो भाई। किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, लिखो। नेक्स्ट टाइप के, किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तब 3 वर्ष बाद जनसंख्या, बताओ जल्दी से आंसर बता दो इसका 1 सेकंड में। हाँ अरे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है ये, गांव की जनसंख्या परसेंटेज है, निकाल दो। है तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही। बिल्कुल। किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में 10% वृद्धि, दूसरे में 10%, तीसरे में 10%। मतलब 10% का मतलब कितना होता है बताओ? 1/10 होता है क्या? अरे या तो ऐसे कर लो कि 10,000 है, 10%, इसको करना आप तो है ना, 10% वृद्धि यानी 110/100, 110/100 और 110/100। 100 से बढ़ के 110, 100 थी 100 से बढ़ के 110, 100 थी 100 से बढ़ के 110, 2 जीरो ये 2 जीरो, 2 जीरो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 11 इंटू 11 इंटू 11 होता है 1331, 13,310 आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? देखो 10% बढ़ने का मतलब ये है कि 100 पहले 100 थी, 10 बढ़ी तो 100 पे 10 बढ़ी तो 110। दूसरे वर्ष भी ऐसा हो रहा है तो गुणा करके दूसरे वर्ष भी लिख दिया, और तीसरे वर्ष भी हो रहा है तो तीसरे वर्ष भी लिख दिया। सेम टू सेम क्वेश्चन ये बताओ, 5,000 है क्या? अब की बार वृद्धि हो रही है, पहले में 10% यानी 100 से बढ़ के 110, दूसरे में 20% यानी 100 से बढ़ के 120 और 100 से बढ़ के 130, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 0, 0 से 0, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है क्या? 12 इंटू 5 करेंगे तो 12 पंजे 60, 13 इंटू 11 करेंगे तो 1 3 और 3 और 1 4, 143, 6 जीरो 6 तिये 18, 6 चौके 24 और 1 25, 6 एकम 6 और 2 8, ये है क्या? 858। हाँ 13 6 78, कर लो कर लो। 11 से गुणा करना तो मुझे मक्खन लगता है, मक्खन। 11 इंटू 13 करने मुझे 1 3 लिखो, बीच में 3 और 1 4। हाँ ये इंडियन तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे ना। यही कुछ अदा है जिनसे दुनिया पागल कर रखी है तुमने। क्या? मैंने कल ना किसी का देखा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं अब भाई नेक्स्ट टाइप के सवाल लिखो। एक व्यक्ति से
लिखो, एक व्यक्ति से किसी संख्या को, नहीं ना, एक व्यक्ति से किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया। 5/3 से गुणा करने, 5/3 से गुणा करने को कहा गया। अरे व्यक्ति से कह लो, वस्तु से कह लो, स्टूडेंट से कह लो, किसी से भी कह लो, बस कहा गया एक व्यक्ति से किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है क्या। और उसने क्या किया, 5/3 से भाग लगा दिया। उसने 5/3 से भाग लगा दिया। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, परसेंटेज एरर ज्ञात करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अरे भाग भाग भाग, अरे भाग मिल्खा, अब तू जाग मिल्खा। वो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें अभी वायरल हो रही है ना वो वीडियो, कौन सा वाला, वो एक गाने पे डांस करते हैं। हाँ, नहीं नहीं ये नहीं, नहीं, अरे वो शादी वाला डांस है कोई, जिसमें दूल्हा खड़ा रहता है और वो शादी में डांस कर रही है, वो दोनों, दुल्हन भी डांस कर रही है। अरे भाई साहब ऐसी गलती मत कर देना आप लोग, नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अरे भाई निकालिएगा किसी ने, एरर कितनी है। अरे इधर देखो, हैं त्रुटि का मतलब एरर। अरे भाई साहब एक देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो, वो संख्या मान लेते हैं एक को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। इधर देखो भाई, एक को 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने एक में 5/3 से भाग लगा दिया। इसका मतलब ये कितना हो गया बताओ, 3/5 हो गया क्या। क्लियर है क्या। भाग लगाने का मतलब वो उलट गई संख्या। बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5/3 और 3/5 है ना, 5 25, 3 3 9। तो एक्चुअल में उसकी कैलकुलेशन में आना कितना चाहिए था बताओ, 25, लेकिन गलती से आया कितना, 9। तो गलती कितने की हो गई, 16 की। 16 की गलती हुई है कितने पे, 25 पे। परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा, 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64% आंसर हो गया। गलत आया तुम्हारा भाई। बात कैसे है, एक बात बताओ, जब गुणा कर रहे होते, समझना, आप गुणा कर रहे होते तो वो संख्या की वैल्यू बड़ी आती कि नहीं आती। और फिर ये 3 3 9, तो एरर आपने 9 की एरर थोड़ी हुई है, ये तो ऐसा करने पे वो वैल्यू 9 आ गई। इसका मतलब एरर तो 16 की हुई है ना, आपने 9 पे निकाल दिया है। क्यों चिल्लवा रहे हो यार, पूरे दिन चिल्लाना है। ठीक है, अरे कुछ नहीं करना, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए ना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर तैयार, मिलाना है। मिल गए, आ गया। एक और सवाल लिखो नेक्स्ट टाइप का, भाई टाइप लिख लेना, उस पर आपको आसानी रहेगी समझने में। हालांकि आपके नोट्स हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आपको हर तरीके का सवाल मिल जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप लिखो, जो भी है 9 है, किसी वस्तु के कीमत में लिखो, किसी वस्तु की कीमत में पढ़ो, कीमत में 21% कमी होने पर
100 रुपये में 100 रुपये में 3 केजी वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है, तब पहला क्वेश्चन निकालना है वस्तु का घटी हुई कीमत, वस्तु की घटी हुई कीमत और सेकंड आपको निकालना है वस्तु की आरंभिक कीमत, वस्तु की आरंभिक कीमत। ये दोनों आंसर जल्दी से बताओ। वस्तु की घटी हुई कीमत और वस्तु की आरंभिक कीमत। कोई भी स्टूडेंट है जिसमें है हिम्मत निकालने की? हाँ, ज्यादा आएगा ना। हाँ, तो 100 रुपये में 3 केजी ज्यादा आ तो रहा है। तो वस्तु की घटी हुई, क्योंकि वस्तु की कीमत कम हुई है, तो कितनी कम हुई है ये बताना है हमें। वो नहीं बता रहा, देखो बताएगा। जब तुम देखोगे फिर लड़ोगे उससे, क्योंकि वो बेईमानी के भी लिख देगा कुछ। अरे भाई इधर देख लो, कितने परसेंटेज कमी हुई है? 21 परसेंटेज। हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं क्या? कितने रुपए में? 100 रुपये में। कितनी ज़्यादा आ रही है? 3 केजी। तो ऐसा करने पर जो आएगी वो घटी हुई कीमत आएगी। घटी हुई या बढ़ी हुई कीमत, यहाँ पर कम हो रही है इसीलिए घटी हुई कीमत आ जाएगी। वो आ जाएगी, देखो 100 से 100 कट गया, 30 आते 21, 7 रुपये पर केजी आ गया। क्लियर है क्या? घटा हुआ मूल्य है 7 रुपये पर केजी। क्या करते हो ये लोग, आप लोग इस तरह इस रेट से तुम तोड़ोगे इनको तो यार कैसे काम चलेगा? वो तो क्यों कर रहे हो ऐसे? सीधे बैठो ना। अब बैठ जाओ, इसको जल्दी से रिप्लेस करो ताकि वो हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी जल्दी से। अभी तो उसमें इतनी गलत वो नहीं हुए। एक तो सर्दी की वजह से हो जाता है ऐसा। ऐसे साइड लगाओ, दूसरी लेके आओ। अरे इधर देखो, प्रारंभिक कीमत कितनी आ जाएगी बताओ? बताओ 7 कब है? अरे 7 रुपये केजी कब है बताओ? जब उसमें 21 परसेंटेज कमी हुई है, यानी कितने का मान है बताओ? 79 का। ये कितने का मान है? 79 का। 100 का मान निकाल लो। 7 ये हो जाएगा, 79 से डिवाइड करो कितनी बार? 6 बार। 6 नाम में 54, 6 7 63 और 5 68। 80 से क्यों करेंगे? एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। अरे रुको, 21 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 बार जाएगा ना। 8 नाम में 72, 8 7 56, 56 और 7 63, 632 हो गया ना। और यहां पर कितना बचेगा बताओ? 10 में से 2 गया तो 8। ये थी। अब बताता हूं पूरी का क्या कहानी है, आराम से समझ लो। किसी वस्तु की कीमत में कितनी कमी हुई है बताओ? 21 परसेंटेज। तो परसेंटेज हटाते हैं तो कितने का भाग लगाते हैं? 100 का। 21% कितने रुपए में? 100 रुपए में। जितनी वस्तु खरीदी जा रही है उसको सामने लिख लो। वो कितनी वस्तु ज़्यादा खरीदी जा रही है बताओ? 3 केजी। तो 100 से 100 कट गया, 3 से भाग लगाओगे, 30 7 21, यानी उसका घटा हुआ मूल्य तो 7 रुपये पर केजी है। क्या ये समझ में आ गया क्या? अब बोल रहा है कि वस्तु की, पहले का आंसर अगर पूछता तब तो ये था, वस्तु की आरंभिक कीमत क्या है बताओ? तो बताओ, ये बताना है हमें। बताओ वस्तु में कितने की कमी हुई है? 21% की। 100 में से 21 घटाओगे कितना बचेगा बताओ? 79। यानी जो 7 है वो कितने की वैल्यू है बताओ? 79 की वैल्यू है ना भाई। 21% घटने के बाद की वैल्यू है ना। 79 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू निकालनी हमें। तो 700 बटा 100 हो जाएगा। 700 में अब 100 ये 79 का भाग लगा दो।
ठीक है क्या? और आंसर आ जाएगा 8 सही, 68 बटा है। हाँ ऐसा एक और सवाल है। अंडों के मूल्य में लिखो, अंडों के मूल्य में अंडों के मूल्य में 20% कमी होने पर 20% कमी होने पर 24 रुपये में 2 अंडे अधिक मिलते हैं। अंडों के मूल्य में अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करो। वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करो। निकाल दो जल्दी से, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। कुछ लोग तो फीलिंग लेने में लगे हुए हैं, कितने का लाए थे, क्या लाए थे। अजय कुमार कैसे होठ पीट रहे हो, करो। निकालो निकालो। नहीं आया? अरे 20% कमी का मतलब हो गया 20/100। कितने रुपए में? 24 रुपए में। कितने अंडे? 2 अंडे। ठीक है, तो 20 पंजे 100, 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 और 5 40, 4.8 आ गया क्या? 4.8। ये जो है वो वर्तमान मूल्य है। ये 2 अंडे का है, एक का निकालना है तो 2.4 हो जाएगा। अरे एक का चाहिए तो 2 से इधर डिवाइड करो। एक अंडा कितने का है? 2.4 का। वर्तमान मूल्य बोले, घटा हुआ मूल्य बोले या बढ़ा हुआ मूल्य बोले, एक ही बात है। अरे ये घट करके जो आएगा वो वर्तमान मूल्य तो रहेगा, लेकिन उसने एक अंडे का नहीं पूछा, उसने पूछा है 12 अंडे। दर्जन का मतलब होता है 12, तो 12 का गुणा कर देंगे बस इधर। 12 अंडे कितने के हो जाएंगे? अगर एक अंडा 2.4 का है तो 12 अंडे कितने के हो जाएंगे बताओ? 2.12, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 28.8 के हो गए क्या? यही आंसर है। हाँ सही है। तो लास्ट एंड फाइनल ये क्वेश्चन करो। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तब चीनी का वर्तमान मूल्य और सेकंड निकालना है आरंभिक मूल्य। निकालो। दोनों आंसर बताने हैं। वर्तमान यानी घटा हुआ मूल्य होता है, बढ़ा हुआ मूल्य होता है, या वर्तमान, एक ही बात है। ऐसे मत बैठा करो, एकदम हो जाओ तैयार। ऐसे बैठ जाते हो फिर सीधे होते हो तो कुर्सी जवाब दे जाती है। हाँ ये कुर्सियाँ तोड़ दो, इसे सिस्टम पाड़ना नहीं बोलते।
इसे नुकसान करना बोलते हैं। ओके, निकाल दो तो। ये तो तू ही बताएगो। अरे भाई 20% कमी होने पर यानी 20/100 कितने रुपए में? 36 रुपए में। कितना? 500 ग्राम मतलब आधा केजी है क्या? क्लियर है? 20 पंजे 100, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 7.2 हो गया क्या? तो आधा केजी का है तो 1 केजी का कितना हो जाएगा बताओ? 14.4। ये तो वर्तमान मूल्य है भाई, पहले का आंसर आ गया वर्तमान मूल्य का 14.4 रुपए पर केजी। आधा केजी 500 ग्राम को आधा केजी, ठीक है। ये भाई फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का निकालना है, बताओ 14.4 कितने का मान है? 20% कमी होने के बाद, यानी 80% का मान है क्या? तो ये 80% का मान है, 100% का निकालना है। 1 जीरो से ए जीरो, पॉइंट से ए जीरो, 8 8 एकम 8 और 8 64। दूसरा आंसर आ गया 18। लो बस, तुम जाने क्या ही गा रहे थे बैठे बैठे। अच्छा, तुम ऐसा ही करोगे, तुम ऐसा ही करोगे। हाँ, किसकी? सवाल की? खींच लो कुछ आ जाए तो। बिल्कुल पढ़ाएंगे यार। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको बंद करवाओ एक बार। नहीं, अरे आपके पास टाइम कम है यार। मैं तो देखो, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। इधर देखो यूबी सिंह, इसमें जो वर्ड्स आएंगे बेसिक क्रम, क्रेता क्या होता है, विक्रेता क्या होता है, ठीक है। ये होता है बायर, ये होता है सेलर, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। ये पहले 4 टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सेलिंग प्राइस, इधर देखना, क्रेता कौन होता है बताओ? बायर, जो खरीद रहा है, ठीक है। जैसे क्रय करने वाला क्रेता होता है, क्रय करने वाला वो बोलते हैं उसे क्या? खरीदने वाला, ठीक है। और सेलर कौन होता है? बेचने वाला, बेचने वाला, ठीक है। एक बात समझना ध्यान से, क्रेता और विक्रेता कोई भी हो सकता है। जैसे मैं दुकान पे गया और मैं दुकान पे जाकर के मार्कर लेकर के आया, समझना, ये मार्कर मैं खरीद के लाया, तो जो दुकानदार था वो कौन था? विक्रेता, और मैं कौन था? क्रेता। लेकिन मैं अभी यहाँ पर आकर के आपको बोलता हूँ कि ये खरीद लो, आप बोलते हो ठीक है सर मुझे ज़रूरत है, और आप इसे ले जाते हो, तो अब मैं विक्रेता हूँ और आप कौन हो? क्रेता। ये डिपेंड करेगा, रिफरेंस होता है क्रेता विक्रेता का। ऐसे नहीं है रट लेना है, मतलब जो बेच रहा है उस टाइम पे कि दुकानदार ने बेचा था तब वो विक्रेता। कई लोग तो इसी में घूमते रहते हैं। ऐसे दो लोगों में खरीद बेच कौन रहा है? दुकानदार से मतलब नहीं है। दुकानदार कहीं से खरीद के लाया था तब वो क्रेता था, और उस टाइम पे जो होलसेलर था वो विक्रेता था। समझ गए? अब उसके बाद होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होती है बताओ? जिस मूल्य पर, अरे जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, तो जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। फुल एटीट्यूड रखा करो अपने अंदर, लेकिन पढ़ाई का। ऐसे नहीं कि बस अकड़ गए, किसी के भी सामने खड़े हुए उसने 2 थप्पड़ मारे और सीधे खड़े होके चल दिए, ऐसा नहीं। एटीट्यूड नहीं, अरे स्टूडेंट का एटीट्यूड पढ़ाई, स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है वो पढ़ाई है। स्टूडेंट का एटीट्यूड ये नहीं है कि
वो निकला उस दिन उसकी तरह, वो R15 से जा रहा था, माथा फोड़ के भाग गए, तो गुंडों के काम है यार, उसका माथा फोड़ के वो अंदर घुस गया। शरीफ है ना, तो शरीफ मतलब पढ़ाई में शरीफ नहीं रहना है, सवालों की धज्जियाँ खोजो किताबों में, कौन सा कहाँ छुप रहा है। हाँ बताओ लाभ कब होगा? अरे भाई लाभ कब होगा? जब आप कम में खरीदोगे और ज़्यादा में बेचोगे तभी तो। अरे कम में खरीद के लाओगे, ज़्यादा में बेचोगे तभी तो कमाओगे। तो लाभ कब होता है बताओ? क्रय मूल्य ज़्यादा या विक्रय मूल्य ज़्यादा? अरे क्रय मूल्य तो कम होना चाहिए और विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ज़्यादा। यानी विक्रय मूल्य किससे ज़्यादा है? क्रय मूल्य से। समझ गए? टेढ़े जा रहे? अच्छा अच्छा, अभी सीधे करेंगे। बताओ लाभ कितना हो गया? विक्रय मूल्य कभी ज़्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से। क्लियर है क्या? अगर मान लो आप 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीद के ला रहे हो तो क्रय मूल्य 1000 था, उसे अगर 1200 में बेचोगे यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा रखोगे तभी लाभ होगा 200 का। तो लाभ को हम लिख सकते हैं, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। अच्छा लाभ की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं क्या? लाभ की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। क्लियर है क्या? तो ये लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब इधर देखते हैं हानि। हानि कब होगी बताओ? हाँ जब ज्यादा में खरीद लाओगे, जब ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हो जाएगा क्या? हानि। हानि प्रतिशत निकालनी है तो बताओ, हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा 100 बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये इसकी थ्योरी है, बस इतनी सी। ठीक है, ये 3 बातें। बस एक बात ध्यान रखनी है आपको, चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमेशा किस पे कैलकुलेट करी जाएगी? क्रय मूल्य पर, हमेशा क्रय मूल्य पर। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। आज की थ्योरी पढ़ लो, बहुत है। अब इसके बाद क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है, खुश होते हुए जाओ बस। और क्या